नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है आपके, वो है G7 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होना था, जो कि स्थगित किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है आपके, वो है आपके नेपाल की संसद में जो विवादित विधेयक पेश किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, नासा का जो अंतरिक्ष मिशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें G7 का शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है सितंबर 2020। विद्यार्थियों, ये सम्मेलन पहले जून 2020 में, यानी कि आने वाले इसी जून में, इसी महीने में जो है वो होना था, परंतु इसको कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है और अब ये सम्मेलन जो है सितंबर 2020 में होगा। विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको बताऊं, जानकारी दूं इसमें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी है, G7 का विस्तार जरूरी है। ये क्योंकि G7 जो है का आयोजन सितंबर 2020 में जो होना है, तो वो अमेरिका में होना है। और यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस G7 के बारे में कहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी है और इसे G10 या G11 में बदला जा सकता है। और क्योंकि इसका पहले नाम आपको पता होना चाहिए G8 था, परंतु रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिकार किए जाने के बाद 2014 में उसे इस समूह से, यानी G8 से निकाल दिया गया था। और रूस के निकाले जाने के बाद फिर इसका नाम हो गया G7, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या 7 रह गई। पहले 8 थी, इसलिए G8, और रूस के निकाले जाने के बाद फिर जो है ये संख्या 7 रह गई, तो इसका नाम हो गया G7। और डोनाल्ड ट्रंप ने रूस सहित भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल जो है करने के बारे में कहा है कि इन चारों देशों को भी जो है G7 में शामिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो इसमें इनको भी शामिल करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये 4 जो देश हैं दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, और इनको जो है शामिल करने से ही G7 की सार्थकता बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने इनको शामिल करने के बारे में कहा है। अगर इन 4 देशों को जो है इस G7 में अगर शामिल किया जाता है, तो इसका नाम फिर G11 हो जाएगा। और अगर रूस इसमें शामिल नहीं होता है, तो फिर इसका नाम G10 होगा। और विद्यार्थियों, आपको जो G7 के जो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ: USA, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। ये 7 देश G7 के वर्तमान में सदस्य देश हैं और ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश हैं। G7 के जो वर्तमान सदस्य देश हैं, ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें जो अतिरिक्त जो है जानकारी ध्यान रखनी है, वो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये G7 का जो सम्मेलन है वो कब होना था, तो जून 2020 में। फिर दूसरा ये कि कहाँ होना है, तो USA में, यानी कि अमेरिका में। और अब जो इसको स्थगित किया गया है, तो कब होगा? सितंबर 2020 में अमेरिका में। और क्योंकि जिस देश में ये सम्मेलन आयोजित होता है, तो उसका राष्ट्रपति इसकी जो है अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर जब ये सितंबर 2020 में ये सम्मेलन होगा, तो उसकी अध्यक्षता स्वाभाविक है डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और क्योंकि नवंबर में चुनाव है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है नवंबर में, तो उससे पहले ही ये सम्मेलन होना है वहाँ पर। और इसमें आपको एक जो है क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि रूस G8 से कब जो है निकाला गया था, तो 2014 में। और इसके बाद
आपको एक और याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों को इसमें शामिल करने की बात कही है, उन चारों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो G7 के सदस्य देश हैं 7, उन 7 के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें नए अंतरिक्ष यान से 31 मई को अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। ये नासा का अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा मिशन है? तो राइट आंसर है 5वां मिशन। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिया था, तो यहां पर मैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे दूं। तो ये मिशन जो कि पहले आयोजित होना था, ये पहले जो है मिशन स्थगित किया गया, और क्योंकि ये 27 मई को जो है लॉन्च होना था, या ये कि 27 मई को जो है स्टेशन के लिए रवाना होना था, परंतु इसको जो स्थगित किया गया और अब इसको जो है 31 मई को जो है ये स्टेशन से ये यात्री रवाना हुए हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि एक तो आपको इसको ये तारीख याद रखनी है 31 मई, जब ये स्टेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यात्री रवाना हुए हैं, तो ये याद रखना है। और एक ये अमेरिका के यानी कि अंतरिक्ष जो एजेंसी है नासा, उसका कौन सा नंबर का मिशन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए? तो 5वां मिशन है। एक और बात मैं आपको बताऊं इसके बारे में, नासा ने अपने मिशनों के लिए हमेशा अपने अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने अंतिम मिशन के बाद 2011 में अंतरिक्ष शटल सेवानिवृत्त हो गया, और अब 2011 के बाद ये पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निजी कंपनी के रॉकेट और कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। और अंतरिक्ष यात्री डग हर्ले और बहन केन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 और कैप्सूल ड्रैगन की मदद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें जो मैंने बताया है उसमें एक बात तो आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे अंतरिक्ष के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक तो याद रखना है कि 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष शटल यानी कि अमेरिकी जो अंतरिक्ष यान वो जो है सेवानिवृत्त हुआ, और उसके बाद यानी कि 2011 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निजी कंपनी के रॉकेट और कैप्सूल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और आपको इसमें दोनों यात्रियों के नाम याद रखने हैं, और एक आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है, तो ये भी याद रखना है स्पेस एक्स। इस कंपनी के मालिक का नाम आपको याद रखना है एलन मस्क, रॉकेट का नाम याद रखना है फाल्कन 9, कैप्सूल का नाम याद रखना है ड्रैगन। तो विद्यार्थियों, ये अतिरिक्त जानकारी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह के ये क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें नेपाल की सरकार के द्वारा अपनी संसद में पेश किए गए नए नक्शे में भारत का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिखाया गया है? तो राइट आंसर है 395 वर्ग किलोमीटर। विद्यार्थियों, नेपाल की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और यहाँ नेपाल की संसद में यानी कि राष्ट्रीय पंचायत में नया नक्शे से संबंधित जो विधेयक पेश किया गया है, नया नक्शा जो उन्होंने बनाया है, तो उससे संबंधित जो विधेयक पेश किया गया है, तो उसमें भारत का 395 वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने नक्शे में उन्होंने दिखाया है। और जैसा कि आपको मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, नेपाल जो है वो चीन के उकसाने पर ये सब कार्रवाइयाँ कर रहा है, और भारत ने जब लिपुलेख दर्रे के पास जो है सड़क बनाई, तो उसका भी जो है नेपाल ने विरोध किया था जो है चीन के उकसाने पर, और अब वो यहाँ पर ये नया जो विवाद खड़ा कर रहा है। और विद्यार्थियों, इसमें मैं आपको जानकारी दूं, इस नए नक्शे में काला पानी के 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके सहित 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। और इस नए नक्शे में
लिपियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी, कुट्टी गांवों को भी शामिल किया गया है। और विधेयक में नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की 3री अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक के पारित हो जाने पर नए मानचित्र का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा जो विवादित जो रहा है वो काला पानी क्षेत्र, तो यहाँ पर मैंने उसको भी अलग से बता दिया है कि स्पेशली अगर काला पानी जो है क्षेत्र की अगर बात करें तो वो एरिया है 60 वर्ग किलोमीटर का। तो काला पानी क्षेत्र को अगर शामिल करें तो कुल जो एरिया इन्होंने इस नक्शे में दिखाया है वो 395 वर्ग किलोमीटर का, काला पानी का 60 वर्ग किलोमीटर एरिया सहित 395 वर्ग किलोमीटर का एरिया आपने नक्शे में दिखाया है। तो आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है। काला पानी का एरिया 60 किलोमीटर, टोटल एरिया अगर बोलें काला पानी सहित तो 395 वर्ग किलोमीटर इन्होंने अपने नक्शे में दिखाया है। एक और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो नक्शे में इन्होंने जिन जिन स्थानों को दिखाया है वो आपको याद रखना है। लिपियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, और इसके अलावा जो 3 गांवों के नाम मैंने बताए, गुंजी, नाभी और कुट्टी, इनको भी शामिल किया है उसमें, तो इनको आपको याद रखना है। तो आपको पता है नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, तो उनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कहां पर रंग बदलने वाली बेड टेल स्कॉर्पियन फिश दुर्लभ प्रजाति को खोजा है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है, इस मछली का जो नाम बेड टेल स्कॉर्पियन फिश, ये नाम आपको याद रखना है। और ये एक दुर्लभ प्रजाति की जो है मछली है, जो कि मन्नार की खाड़ी, यानी कि आप जानते हो मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु जो भारत का राज्य है उसके जस्ट नीचे है, वहाँ मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ पर इसको खोजा है। इसके बारे में आपको बताऊं, ये जो मछली है ये समुद्री घास में छिपकर रहने वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली है ये, और ये जहरीले कांटों से लेस है एवं रंग बदलने में भी सक्षम है। ये इसकी खासियत है, यानी कि इसमें जहरीले कांटे हैं और ये रंग बदल लेती है, ये इसकी खास बात है। तो ये अपनी सुरक्षा के रूप में इसको जो है एक वरदान मिला है एक तरह से, या यूं कि ये कि प्रकृति का एक अनमोल इसमें तोहफा है इसको, कि ये रंग भी बदल लेती है। जो ही इसको जो है आभास होता है शत्रु का तो ये रंग बदल लेती है, और इसकी जो कांटे हैं वो जहरीले हैं, जिससे कि अपना बचाव कर सके, और यहाँ घास में छिप कर ये रहती है। एक और बात कि समुद्री घास की पारिस्थितिकी का सर्वेक्षण करने के दौरान इस मछली का पता चला है यहाँ पर, और ये मछली जैसा मैंने बताया भी मन्नार की खाड़ी बनती, उसमें भी पटुकिस्तान का नाम याद रखना है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये मछली मन्नार की खाड़ी में सेतुकराई तट पर घास में मिली है, और यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है, और जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय इलाकों में से एक है मन्नार की खाड़ी। सेतुकराई की अगर बात करें तो सेतुकराई तमिलनाडु का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और क्योंकि भगवान राम ने लंका तक जाने के लिए सेतुकराई से ही पुल का निर्माण किया था, इसलिए ये सेतुकराई ये भी जो है भारत के लिए एक आस्था का जो है वो केंद्र है, और ये धार्मिक स्थान के रूप में है। तो ये जो मछली जो मिली है वो मन्नार की खाड़ी में, और मन्नार की खाड़ी में भी कहाँ, सेतुकराई यहाँ पर जो है मिली है घास में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और अतिरिक्त जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इस मछली की विशेषता क्या है, और दूसरा ये आपको याद रखना है कि मन्नार की खाड़ी में कहाँ मिली है, तो सेतुकराई तट पर मिली है। और सेतुकराई की जो है धार्मिक आस्था का बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रति हमारी धार्मिक आस्था है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत के अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों में बेसिलस एंथ्रेसिस विषाणु के कारण कौन सी बीमारी फैल रही है? तो राइट आंसर है गिल्टी। विद्यार्थियों में इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दूं, ये विषाणु
जिसके बारे में आपके लिखा हुआ है बेसिलस एंथ्रेसिस। ये विषाणु घुमंतु पशुओं में होता है और इनसे वन्य पशुओं में फैलता है। जिन जहर राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के क्षेत्र में गांव नहीं है वहां पर इस बीमारी के फैलने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी मैंने जो बताया इसमें कि ये घुमंतु यानी कि घूमने फिरने वाले यानी कि जो जंगल में जो नहीं रहते जानवर उनके जो है उन जानवरों में ये जो है बीमारी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया कि जिन राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्य क्षेत्रों में गांव नहीं है तो वहां पर वो घुमंतु पशु भी जो है नहीं मिलेंगे, और घुमंतु पशु जो है नहीं होंगे तो उनके संपर्क में जो ये राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की जो पशु है वो संपर्क में नहीं आएंगे, तो वहां पर तो ये खतरा नहीं होता है। परंतु जिन राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों में गांव बसे हुए हैं तो वहां पर ये बीमारी फैल रही है। और इस बीमारी को यानी कि इस गिल्टी जो मैं नाम बताया आपके, इस बीमारी को एक नाम से और बोलते हैं, एंथ्रेक्स के नाम से बोलते हैं इसको, पुष्पराग भी कहते हैं इसको, एक जो है विसारिया के नाम से बोलते हैं। तो आपको ये अलग अलग नाम ध्यान रखना है। बेसिलस एंथ्रेसिस विषाणु के कारण जो बीमारी फैल रही है उसका नाम एक तो याद रखना है गिल्टी, दूसरा पुष्पराग, एंथ्रेक्स और विसारिया, ये आपको नाम इसके याद रखने हैं। और एक और बात मैं बताऊं आपको इस विषाणु की खास बात कि विषाणु लंबे समय तक मिट्टी में पड़ा रहता है और त्वचा के जरिए पशुओं के शरीर में प्रवेश करता है, और फ्लू की तरह फैलने वाले इस रोग में पशु के शरीर पर काले चकत्ते बनते हैं और फिर गहरे घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पशु की मृत्यु हो जाती है। असम के पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य में ये बीमारी फैल चुकी है। इसी तरह से बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क में भी ये बीमारी फैल रही है। तो आपको विद्यार्थियों इसके बारे में जानकारी रखनी है अतिरिक्त यह क्वेश्चन के रूप में। एक तो ये कि ये जिस विषाणु से ये बीमारी फैलती है उस विषाणु का नाम आपको याद रखना है बेसिलस एंथ्रेसिस, और जो है इस बीमारी का जो नाम है गिल्टी, तो अन्य जो नाम है इसके गिल्टी के वो भी आपको याद रखना है, यानी इस बीमारी को गिल्टी के अलावा किस नाम से बोलते हैं वो भी याद रखना है। इसके अलावा ये बीमारी किन पशुओं से जो फैलती है तो घुमंतु पशुओं से। एक आपको याद रखना है कि पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, और दूसरा वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी आपको अतिरिक्त जानकारी के रूप में याद रखने हैं। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिस जड़ी बूटी का मानव पर परीक्षण जो है शुरू किया गया है वो है मुलेठी, और तो ये जो है एक प्रयोग किया जा रहा है इस पर, यानी कि परीक्षण किया जा रहा है। और क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन में के बारे में आया था कि शायद चीन ने वहाँ पर हर्बल जो है यानी जड़ी बूटियों का जो उपयोग किया था और इसी वजह से वहाँ पर उन्होंने जो है वो बीमारी को कंट्रोल किया था। तो ये भी बात सामने आई है कि चीन में ये जिन जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था तो उसमें ये जो मुलेठी है, इस मुलेठी जो है जड़ी बूटी का भी वहाँ उपयोग किया गया था और इसी वजह से वहाँ पर जो बीमारी पर वो कंट्रोल कर पाया था। इसलिए भारत में भी अब इसका जो है मानव पर परीक्षण शुरू किया गया है ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले फर्राटा धावक बॉबी जॉय मोरो किस देश के नागरिक थे जिनका 31 मई को निधन हो गया है? तो राइट आंसर है वो है यूएसए, यानी कि ये यूएसए के नागरिक थे, इनका जो है निधन हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अतिरिक्त जानकारी के रूप में मेलबोर्न ओलंपिक 1956 जिसमें इन्होंने ये 3 स्वर्ण पदक जीते थे और ये फर्राटा धावक के रूप में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए आप। यशस्विनी देशवाल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है निशानेबाजी। और विद्यार्थियों इनके बारे में मैं आपको बताऊं, यशस्विनी देशवाल ने चौथी ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। और एक और बात आपको इनके बारे में बताऊं, यशस्विनी देशवाल टोक्यो ओलंपिक
कोटा हासिल कर चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत की प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के चाय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो राइट आंसर है 68%। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको मालूम है पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना महामारी के कारण ही जो है चाय के निर्यात में भी जो है कमी आई है। दूसरा ये कि चाय की जो पत्तियां तोड़ी जाती है तो उसमें भी जो है वो, यानी कि चाय उत्पादन में भी कमी आई है, तो चाय निर्यात में भी कमी आई है। और तो जो निर्यात में कमी आई है वो आपको याद रखना है 68%। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, यस बैंक ने डिश टीवी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर है 24.19%। विद्यार्थियों, में आपको इसके बारे में बताऊं, निजी क्षेत्र का है ये बैंक, यस बैंक। तो निजी क्षेत्र के यस बैंक ने डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी का जो अधिग्रहण किया है, उसके पीछे कारण है क्योंकि डिश टीवी ने अपने शेयर कर्ज के बदले में गिरवी रखे थे, यस बैंक के गिरवी रखे थे, और कर्ज का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण इन शेयरों का यस बैंक ने अधिग्रहण किया है और ये शेयर 44,43,48,990 रुपए के हैं। तो आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी ध्यान रखनी है, ये हिस्सेदारी कितनी खरीदी है, खरीदना नहीं कहेंगे, अधिग्रहण किया है, कितनी हिस्सेदारी का जो है अधिग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये अधिग्रहण क्यों किया गया और ये शेयर जो है इसके कितने के हैं ये शेयर, ये आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।